गाइस, वेलकम टू द बैक माय चैनल। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाकर वो पार्ट भी देख लेना। आज हम भारत में वन्य प्राणी संरक्षण जो अधिनियम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वन्य प्राणी अधिनियम क्या है? भारत में वन्य प्राणी अधिनियम 1972 ईस्वी में पास हुआ था। जो ये अधिनियम पास हुआ था वनों के बारे में, जो कि 1972 में पास हुआ था। इसके उद्देश्य क्या थे इसके बारे में पढ़ते हैं। वन्य प्राणी अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य। वन्य प्राणी अधिनियम के दो प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। इस अधिनियम के अनुसार कुछ सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि जो ये अधिनियम पारित किया गया था वनों की वन्य जीव अधिनियम, जो कि ऐसे जीवों के लिए किया गया था जो संकटापन्न, जो लुप्त होने वाले जीव हैं, उन्हें उनकी सूचीबद्ध एक सूची रेड लिस्ट तैयार की गई थी कि ये जो प्रजातियां ये लुप्त होने वाली हैं और इन्हें सुरक्षा दी जाए। ये देशों को दायित्व सौंपा गया था, क्योंकि जो संकटापन्न प्रजातियां हैं, जो बहुत सी ऐसी प्रजातियां जो लुप्त होने वाली हैं, तो उनके लिए ये रेड लिस्ट जारी करता है। इस अधिनियम के अनुसार, ये तो हमने पढ़ लिया। आप देखिए, सरकार द्वारा निर्धारित नेशनल पार्कों, पशु विहारों जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। जो सरकार द्वारा निर्धारित नेशनल पार्क, जितने भी नेशनल पार्क बने हुए हैं, राष्ट्रीय पार्क, पशु विहारों जैसे भी चिड़ियाघर वगैरह जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना भी ये वन्य प्राणी अधिनियम पारित किया गया था इस वजह से। अब हमने वन्य प्राणी जो उसके बारे प्राणियों के बारे में तो पढ़ लिया। अब वन संरक्षण नीति के बारे में पढ़ते हैं। ये भी 1952 में लाई गई थी। वन स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पहली बार वन नीति लागू की गई, 1952 में लागू की गई थी। ये डेट इम्पोर्टेंट है बहुत ही, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसके बाद सन 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति वनों के क्षेत्रफल में हो रही कमी को रोकने के लिए बनाई गई थी। यानी कि 1952 में तो ये नीति लाई गई, फिर 1988 में इसमें संशोधित, पुनर्विचार करके संशोधित किया गया और फिर इसे वापस 1988 में लागू किया गया। आपको ये दोनों डेट याद रखनी है कि इसमें कोई सी भी पूछी जा सकती है। अब देखिए, वन संरक्षण नीति के क्या क्या उद्देश्य थे। अब देखिए, देश के 33% भाग पर वन लगाना। मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि जितना भी हमारा देश का जो भी भाग है उसके 33% भाग पर वन होने चाहिए। ये वन संरक्षण नीति में लागू किया गया। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। पर्यावरण को संतुलित भी करना है और तथा पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन भी लगाना, इस नीति का उद्देश्य था कि हर जगह वन लगे। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक मूल का संरक्षण। जो भी देश की प्राकृतिक धरोहर है, जो प्राकृतिक भूमि है, धरोहर का मतलब यहाँ भूमि है, जो जैव विविधता है, जितने भी जीवों की जो विविधता वैरायटीज है, तथा आनुवंशिक मूल का संरक्षण तथा उनकी जो आनुवंशिक जीन, जो मूल का जो संरक्षण है, उनका संरक्षण यानी बचाव होना चाहिए। ये इस नीति के उद्देश्य थे। और भी इसके उद्देश्य थे। निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार करना। जो सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण है उसके द्वारा इसका वनों का आवरण, जो जिस क्षेत्र में वन पाए जाते हैं वो वनों का आवरण कहलाता है। यानी कि कोई ऐसा क्षेत्र जिनमें वन पाए जाते हैं उसे वन आवरण कहते हैं। उनका विस्तार करना कि ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए जाएं, उन वनों को और बढ़ाए जाएं तो उनका विस्तार होगा और ऐसे ही ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं में प्रयोग लाना। यानी कि ऐसे जो क्षेत्र हैं, जो स्थानीय क्षेत्र हैं, उनमें जो वनों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि ईंधन के लिए भी, चारे के लिए भी वनों पर निर्भर रहते हैं, तो उन्हें ये सब उपलब्ध कराए जाएं और वनों का नुकसान भी ना हो और ये सब उन्हें उपलब्ध भी हो,
तो ये नीति में कहा गया कि उन्हें, उन लोगों को जो गरीब लोग हैं, उन्हें ये सब उपलब्ध नहीं हो पाते और वो वनों का नुकसान करते हैं, वनों को काटते हैं, तो उन्हें ये सब उपलब्ध करवाओ। ये सब सरकार से ये कहा गया कि उन्हें ये उपलब्ध कराओ राज्य सरकार से। और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना, यानी कि वो लकड़ी का उपयोग न करें, उनकी जगह किसी और चीज़ का उपयोग करें, उन्हें ये सलाह दी जानी चाहिए। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए तथा पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, यानी जिसमें महिलाएं भी शामिल हो ताकि वनों पर दबाव कम हो। इसमें महिलाएं इस वजह से शामिल हों क्योंकि ज़्यादा पेड़ हैं जो महिलाएं काटती हैं, क्योंकि इस जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ पे तो पेड़ बहुत ही कम कटते हैं, वहाँ तो कटते ही नहीं। जो स्थानीय इलाके होते हैं उसमें महिलाएं अपना ईंधन भी पेड़ों से जलाती हैं और भी सारे काम पेड़ों की लकड़ियाँ काट काट कर ही, जो पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें लकड़ियाँ काट काट कर ही ये अपना सारा काम करती हैं। तो इस वजह से अगर महिलाएं शामिल होंगी तो ये आंदोलन ज़्यादा चलेगा और इसमें क्योंकि महिलाएं महिलाओं से सीख लेती हैं, इस वजह से इस आंदोलन में महिलाएं भी शामिल होनी चाहिए। वन्य और वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी, वन और वन्य जीव संरक्षण बचाव में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। हम देखते हैं जीव मंडल नीचे। जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिन्हें यूनेस्को ने मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है। यानी जीव मंडल नीचे ऐसे क्षेत्र, पारिस्थितिक क्षेत्र हैं जिन्हें बनाया गया है और जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है। ऐसे क्षेत्र हैं कुछ जो जीवों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। जीव मंडल नीचे की मुख्य उद्देश्य की क्या क्या उद्देश्य, इन्हें क्यों बनाया गया? इन्हें इसलिए बनाया गया क्योंकि जीवों का संरक्षण हो सके, उनका बचाव न हो सके और विकास हो सके उनका, और व्यवस्था भी उनकी बनी रहे। इसमें क्षेत्र को प्राकृतिक अवस्था में रखा जाता है। सभी प्रकार की वनस्पति और वन जीवों का संरक्षण किया जाता है। उदाहरणतः नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरवन, ये सब वन्य जीव, ये जीव मंडल थे जो बनाए गए थे। इनके बारे में अभी आगे पढ़ते हैं। अब देखिए भारत के वे जीव मंडल नीचे जिनके नाम यूनेस्को के जीव मंडल नीचे विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। यानी कि भारत में ऐसे 4 जीव नीचे बनाए गए। 14 मंडल जीव नीचे थे जिनमें से 4 जीव मंडल नीचे महत्वपूर्ण 4 ही है। आपको सिर्फ 4 याद रखने हैं, जिनमें से सबसे बड़ा है वो नीलगिरी है, फिर नंदा देवी, फिर सुंदरवन, फिर मन्नार की खाड़ी यूनेस्को द्वारा जीव मंडल नीचे विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त। मन्नार की खाड़ी, चौथा मन्नार की खाड़ी है। ये 4 जीव मंडल नीचे, इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले नीलगिरी जीव मंडल नीचे के बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ये भारत का पहला जीव मंडल था और सबसे बड़ा जीव मंडल है ये अभी तक। इसमें वायनाड वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र, नगरहोल, बांदीपुरी, मधुमलाई और नीलोम्बर का सारा वन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिद्धूर प्राणियां शामिल है। ये जितने भी ये बताए गए क्षेत्र हैं वो सारे इस जीव मंडल में शामिल है। इसका क्षेत्रफल 5520 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इन चारों में से सबसे बड़ा यही है। और प्राकृतिक, ये आपको याद रखना है, और प्राकृतिक वनस्पति शुष्क आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार और आर्द्र सदाबहार वन, सदाबहार सोलास के वन हमने देखे थे पहले, घास के मैदान और दलदल, ये सब इनमें पाए जाते हैं। और संकटापन्न प्रजातियां नीलगिरी, ताहर, शेर जैसी दूम वाली बंदर जो कि बहुत ही संकट में है ये प्रजातियां, इनके लिए नीलगिरी बनाया गया। और जो रेड पांडा है वो भी बहुत ही कम है, उसके लिए भी ये है। जो ये बनाया गया है जीव मंडल नीचे नीलगिरी, इसका जो इसला करती है वो उबड़ खाबड़ है।
ये पश्चिम घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे इसी नीचे में मिलते हैं, यानी 80% जितने भी भारत में है उसका 80% फूलदार पौधे तो इसी नीचे में मिलते हैं, इसलिए सबसे बड़ा नीचे है। अब देखिए नंदा देवी जीव मंडल नीचे, ये सेकंड स्थान पर है। उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में है, जगह याद रखनी है। ये चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और प्रजातियां सिल्वरवुड, लैटिफोली, ऑर्चिड और रोडोड्रेडॉन, यानी ये सब पौधों की प्रजातियां सब इसमें पाई जाती है। वन्यजीव हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और काला बाज, सब ये जानवर की प्रजातियां इस नंदा देवी जीव मंडल में पाई जाती हैं। अब हमने 2 जीव मंडल नीचे के बारे में पढ़ लिया, अब तीसरे के बारे में पढ़ते हैं। सुंदरवन जीव मंडल नीचे, इसका स्थान पश्चिम बंगाल गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर है। जो पश्चिम बंगाल की नीचे सुंदरवन डेल्टा है, आप जानते होंगे, जो पश्चिम बंगाल यहाँ पर है और सुंदरवन डेल्टा यहाँ पर है। एक मिनट, ये इंडिया है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है और यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा है, तो यहाँ पर ये जीवमंडल नीचे बनाया गया है। और इसका क्षेत्र 9630 वर्ग किलोमीटर है और इसका क्षेत्र ज़्यादा है लेकिन ये है वैसे छोटा। वन मैंग्रोव अनूप वनाच्छादित द्वीप, लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, लगभग 200। मैंग्रोव वनों में 170 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियाँ, जो मैंग्रोव वनों है उसमें 170 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। जो मैंग्रोव वन है वो भी इसी में सुंदरवन डेल्टा में ही पाए जाते हैं। स्वयं को लवणीय और ताजे जल पर्यावरण के अनुसार ढालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं और चीतल, भौंकने वाले मृग, जंगली सुअर और यहाँ तक कि लंगूर जैसी दुर्लभ शिकार भी कर लेते हैं। ये सब प्रजातियाँ इसी उसमें जीवमंडल नीचे में पाई जाती हैं। यहाँ के मैंग्रोव वनों में हेरिसिएरा फोमिज नामक इमारती लकड़ी पाई जाती है, जो कि बहुत ही बेशकीमती होती है। हेरिसिएरा फोमिज नाम की एक लकड़ी है जो कि बहुत ही महंगी होती है और इसका व्यापार होता है। ये इमारत बनाने में ही काम आती है ये वाली लकड़ी। अब देखिए प्रोजेक्ट टाइगर तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये प्रोजेक्ट बनाया गया था जो 2 जानवरों पर था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ई तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 ई में इन प्रजातियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए आरंभ किए गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों व हाथियों की जनसंख्या के स्तर को बनाए रखना है। जो ये 2 प्रजातियाँ, ये इनकी संख्या कम हो रही है धीरे धीरे, तो ये 2 प्रोजेक्ट बनाए गए 1973 और 1992 में। आपको डेट याद रखनी है, जिससे कि ये प्रोजेक्ट इस वजह से बनाए गए क्योंकि जो ये बाघों की और इसकी हाथियों की प्रजातियाँ लुप्त होने वाली हैं, इन्हें जल्दी से जल्दी बचाया जाए, इनका संरक्षण किया जाए। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान। सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यानों को उच्च स्तर प्रदान किया जाता है। इसकी सीमा में पशुचारण की मनाही है, साथ ही इसकी सीमा में किसी भी व्यक्ति को भूमि अधिकार नहीं मिलता। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो सरकार के ही होते हैं, इसमें किसी भी व्यक्ति को भूमि का अधिकार नहीं मिलता कि वो अपना अधिकार नहीं चल सकता कि यह मेरी भूमि है, ये राष्ट्र की होती है। ये राष्ट्रीय उद्यान इस जानवरों के लिए ही बनाए जाते हैं। अब देखिए इसका लास्ट टॉपिक अभयारण्य। आपने सुना होगा वन्य जीव अभयारण्य, बहुत से अभयारण्य बनाए गए हैं हमारे भारत में। इसमें कम सुरक्षा का प्रावधान है। इसमें वन जीवों की सुरक्षा के साथ साथ नियंत्रित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। इसमें किसी अच्छे कार्य के लिए भूमि का उपयोग हो सकता है। यह अभयारण्य है, इनमें कम सुरक्षा का प्रावधान होता है क्योंकि जितने जो अभयारण्य है इसमें सुरक्षा कम होती है जानवरों की, क्योंकि ये वैसी सुरक्षा होती है, इनमें कोई जाता भी नहीं, इसमें सुरक्षा वैसी रहती है। और इस जो ये अभयारण्य है इसमें अच्छे कार्य के लिए भूमि का उपयोग भी हो सकता है कि कोई अच्छा कार्य करना चाहता है, उसकी वजह से ये भूमि उसे दे दी जाती है
केवल उपयोग के लिए ही। तो गाइस ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसकी क्वेश्चन आंसर आप बुक में कर लेना, वरना मैं PDF भेज दूंगा, आप मुझे कमेंट में बताना। और धन्यवाद।